रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट सहारा मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहां तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। नमस्कार श्रोताजन, हिंदी दिवस के अवसर पर रेडियो उड़ान और स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट के एक और सामूहिक प्रयास में हम चर्चा करेंगे पुस्तक एक दुनिया ऐसी भी के बारे में। और आज इस सत्र में मैं अनामिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक रेडियो उड़ान के साथ हमने मल्टीलिंगुअल भारत के 3 सत्र में संस्कृत सहित 22 से भी ज्यादा भारतीय भाषाओं में विभिन्न विषयों पर चर्चा की है, जो एक समावेशी समुदाय बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आइए हम हिंदी भाषा एवं पुस्तक एक दुनिया ऐसी भी जो हिंदी भाषा में लिखी गई है उस पर चर्चा करते हैं। क्या आपको पता है कि हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब स्वीकृति मिली? मैं आपको बताना चाहूंगी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली थी। हर साल इसी दिवस के उपलक्ष्य पर हिंदी पखवाड़ा 13 सितंबर से 27 सितंबर तक मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रयोग और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एक विशेष अतिथि श्री रविंद्र दुबे जी जुड़े हैं, जो अपनी लेखनी के जरिए संवेदनाओं और विचारों की गहराई को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। एक दुनिया ऐसी भी एक अनोखी पुस्तक है जिसे 60 माता पिता और केयर गिवर्स ने लिखा है और जिसे एक सूत्र में पिरोया है CMA रविंद्र कुमार दुबे जी ने। रविंद्र जी का यह मानना है कि हिंदी सिर्फ संवाद की भाषा नहीं है, बल्कि यह संवेदनाओं की भाषा है जो दिल से दिल को जोड़ती है। हिंदी दिवस जैसे अवसर पर उनके साथ बातचीत करना हम सभी के लिए बेहद खास है। तो आइए बिना देर किए हम उन्हीं से सुनते हैं उनके पुस्तक के सफर के बारे में। नमस्ते रविंद्र जी। नमस्कार। सर, हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को कुछ अपने बारे में बताइए सर। धन्यवाद अनामिका जी। सर्वप्रथम रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनामिका जी, मैं पेशे से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। वर्तमान में एक ड्रोन फोटोग्राफी कंपनी पिक्सल 2 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक छोटे से गाँव काचरी में हुआ। मेरी प्राथमिक शिक्षा राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश में हुई। तत्पश्चात संपूर्ण शिक्षा शाजापुर मध्य प्रदेश से पूरी की। महाविद्यालय की सक्रिय राजनीति में भाग लेकर सत्र 1977-78 में शासकीय बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय शाजापुर में उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ। मैं नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन में 38 वर्ष सेवा करने के बाद प्रबंधक वित्त एवं लेखा के पद से सेवानिवृत्त हुआ। अनामिका जी, इन 38 वर्षों की सेवा के दौरान मैंने जितना भी वेतन NTC से लिया उससे कई गुना ज्यादा बचत NTC की। मैं सन 1995 से इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज का आजीवन सदस्य हूँ तथा वर्तमान में इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज की प्रबंध कार्यकारिणी का सक्रिय सदस्य हूँ। मैंने सन 1998 से 2010 तक सरस्वती शिशु मंदिर साईनाथ कॉलोनी इंदौर की प्रबंध कार्यकारिणी में विभिन्न पदों पर कार्य किया। मैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फेलो मेंबर हूँ तथा सत्र 2007-08 एवं सत्र 17-18 में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के इंदौर देवास चैप्टर का चेयरमैन भी रहा। जुलाई 2025 में मुझे स्पेशल नीड एजुकेशन होम संस्था द्वारा एक्सीलेंट सोशल वर्कर का स्नेबिलिटी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं एक विशिष्ट बालिका प्रख्या का पिता हूँ
विशिष्ट बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण, परंतु वे निर्धन अभिभावकों की पहुंच के बाहर हैं। इन बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण सुगम और सुलभ हो, इस हेतु मैंने सन 2000 में सरस्वती शिशु मंदिर, साईनाथ कॉलोनी, इंदौर परिसर में सरस्वती संस्कार मंदिर की स्थापना की। आज इस संस्था में 25 बच्चे शिक्षित प्रशिक्षित हो रहे हैं। बहुत ही नेक काम कर रहे हैं सर आप। रविंद्र जी, आपको एक दुनिया ऐसी भी पुस्तक लिखने का विचार कैसे आया? अनामिका जी, इसके पीछे कहानी है। जब परिवार में एक नया सदस्य आने वाला होता है तो परिवार में खुशी का माहौल रहता है और बड़ी बेसब्री से नए मेहमान का इंतजार करते हैं। परंतु जब पता चलता है कि नया मेहमान विशिष्ट मानसिक दिव्यांग है तो परिवार के सभी सदस्य परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उनके लिए ये टेक्निकल टर्म कोई मायने नहीं रखती कि मानसिक दिव्यांगता क्या है, ऐसा क्यों होता है, मानसिक दिव्यांग का स्तर क्या है, आदि आदि। मानसिक दिव्यांगता के साथ यदि बच्चों में अन्य समस्याएं भी हो, जैसे निर्गीक के दौरे आते हो या संवेदनात्मक समस्या हो, तो अभिभावक के लिए स्थिति को समझना तथा संभालना और भी कठिन हो जाता है। प्रारंभ में तो माता पिता बालक के विकास के लिए पूरी लगन से कार्य करते हैं, परंतु बालकों की ग्रहण क्षमता कमजोर होने से भी शीघ्र ही हार मानने लगते हैं। परंतु किसी अन्य अभिभावक द्वारा अपने विशिष्ट बच्चे की प्रगति के लिए किए गए प्रयास और उनके बच्चे की प्रगति को देखकर या जीवन में घटने वाली कुछ प्रेरणादायक घटनाओं के कारण उनकी सोच और कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। वे दुगने चौगुने उत्साह से अपने बच्चे के शिक्षण प्रशिक्षण में अपनी सर्वोच्च क्षमता से जुड़ जाते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। अनामिका जी, हम ऐसे ही अभिभावकों में से एक हैं जो बिटिया प्रख्या की दिव्यांगता के बारे में जानकर हैरान परेशान हो गए थे। क्या करें क्या ना करें सोच ही नहीं रहा था। फिर हमने हिम्मत जुटाई, कुछ आगे बढ़े और एक स्थिति में आकर ठहर गए। परंतु ये घटना ने हमारी सोच को ही बदल दिया। एक बार हम लोग एक मेले में गए, वहाँ एक डॉग शो देखा। शो में कुत्ते से कई तरह के कारनामे कराए गए। एक कुत्ते से राम शब्द का उच्चारण भी कराया गया। हालांकि कुत्ते ने स्पष्ट रूप से राम का उच्चारण तो नहीं किया, मगर जो ध्वनि निकाली उसमें राम का आभास होता था। हमारे दिमाग में उथल पुथल प्रारंभ हो गई। सोचा, एक कुत्ते को जब उसका प्रशिक्षक इतना कारनामे सिखा सकता है, यहाँ तक कि राम भी बुलवा सकता है, तो प्रख्या तो एक इंसान है, हम उसे प्रशिक्षित क्यों नहीं कर सकते। हम में एक विशेष ऊर्जा आ गई। हम दुगने जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़े और बढ़ते ही गए और अपने प्रयास में सफल भी हुए। फिर मैंने प्रख्या की जर्नी के बारे में एक आर्टिकल लिखा। मुझे लगा कि हमारे समान हर विशिष्ट बच्चे के अभिभावक भी अपने अपने स्तर पर उनके विकास हेतु विभिन्न प्रयास करते हैं। क्योंकि हर बच्चे की सीखने और समझने की क्षमता अलग अलग होती है, अतः उन्हें सिखाने समझाने के लिए अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं और उनमें सफलता भी मिलती है। तो क्यों ना सभी के अनुभवों को संकलित कर एक पुस्तक प्रकाशित की जाए, ताकि मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे अभिभावकों द्वारा साझा किए गए अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। मैंने प्रयास प्रारंभ किया। फिर क्या था, अभिभावकों के सहयोग से एक दुनिया ऐसी भी पुस्तक के मूर्त रूप ले लिया और इस तरह से पुस्तक की सृजनता हुई। जी सर, बहुत ही अद्भुत बात बताई आपने सर, वो राम बोलने वाली कुत्ते की बात। बट सही बात है सर। सर, साथ में ये बताइए कि आपने अपनी पुस्तक का शीर्षक एक दुनिया ऐसी भी ही क्यों रखा, और साथ ही ये भी बताइए कि जहाँ सारी दुनिया अंग्रेजी के पीछे भाग रही है, वहाँ आपने ये पुस्तक हिंदी में लिखी है। इसके पीछे का क्या कारण है? अनामिका जी, जब माता पिता को पता चलता है कि उनका बच्चा मानसिक दिव्यांग है, तो वे धीरे धीरे सामान्य दुनिया से कटने लगते हैं और एक अपनी अलग ही दुनिया बना लेते हैं जिसमें वे और उनके बच्चे ही रहते हैं। विशिष्ट बालकों की दुनिया सामान्य बालकों की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। सामान्य बच्चों की दुनिया में उनका जीवन, शिक्षा और खेलकूद अपेक्षाकृत सरल और स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। वे समाज में घुलते मिलते हैं और पारंपरिक शिक्षण विधियों को आसानी से अपना लेते हैं। उनके माता पिता बच्चों की सामान्य गतिविधियों जैसे स्कूल, खेल और अन्य पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं, जिनमें बच्चे बिना किसी विशेष कठिनाई के भाग ले सकते हैं। वहीं विशिष्ट बच्चों की दुनिया काफी जटिल और चुनौतीपूर्ण होती है। इन बच्चों के लिए साधारण कार्य भी असाधारण मेहनत और धैर्य की मांग करते हैं। मानसिक चुनौतियों का सामना करते हुए ये बच्चे दैनिक गतिविधियों में भी संघर्ष करते हैं। उनके माता पिता के लिए एक पूरी यात्रा होती है जिसमें उन्हें विशेष जरूरतों, थेरेपी, विशेष शिक्षा कार्यक्रमों और समाज की मानसिकता से जूझना पड़ता है। विशेष बालकों को समाज में सहजता से घुलने मिलने में कठिनाई होती है और उनकी प्रगति के लिए माता पिता का निरंतर समर्थन, समर्पण और प्रयास अत्यंत आवश्यक होता है। अनामिका जी,
विशिष्ट बालकों की दुनिया में उनकी सफलता के मापदंड भी अलग होते हैं। उनकी हर छोटी से छोटी उपलब्धि अभिभावकों के लिए बड़ी होती है। समाज इन बच्चों तथा उनके अभिभावकों की दुनिया के बारे में जाने और उन्हें सामान्य दुनिया में लेकर आए, इसी को ध्यान में रखकर इस पुस्तक का नाम एक दुनिया ऐसी भी रखा गया। पुस्तक के नाम को अंतिम रूप देने में मेरे ब्रदर इन लॉ श्री राजेश शर्मा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अनामिका जी, अगला प्रश्न आपका पुस्तक की भाषा को लेकर है। जी सर। आपने सच ही कहा कि आज पूरी दुनिया अंग्रेजी के पीछे भाग रही है। वे बच्चे जिनकी मातृभाषा हिंदी है, वे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के कारण हिंदी से दूर होते जा रहे हैं। अनामिका जी, जी शर्म तो तब आती है जब हिंदी भाषी विद्यार्थी को 87 या 76 बोलते हैं और वो समझ नहीं पाता। उन्हें समझाने के लिए हमें 86 या 76 बोलना पड़ता है। जी जहाँ तक पुस्तक हिंदी में लिखने का प्रश्न है, तो सर्वप्रथम तो हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। जैसा कि आपने बताया, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। जी दूसरा, हिंदी मेरी मातृभाषा है। और जी। तीसरा कारण है कि जैसा आपने कहा कि पूरी दुनिया अंग्रेजी के पीछे भाग रही है और इसीलिए कई सारे विषय सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही लिखे गए हैं। इस तरह की पुस्तक हिंदी में कम ही उपलब्ध है। और चौथा कारण है, भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां दैनिक बोलचाल की भाषा हिंदी है और यही कारण है कि मैंने पुस्तक को हिंदी में लिखने का विचार किया। जी जी रविंद्र जी, आपने बहुत सही कहा है। तो हमारे श्रोताओं को इस पुस्तक के बारे में कुछ बताएं। अनामिका जी, मैंने अभिभावकों द्वारा उनके बच्चों के विकास के लिए किए गए विभिन्न प्रयोगों और उन बच्चों में आए सकारात्मक परिवर्तन तथा अभिभावकों के खट्टे मीठे अनुभवों को अभिभावकों के अपने शब्दों में संकलित कर एक पुस्तक एक दुनिया ऐसी भी समझिए विशिष्ट बालकों की दुनिया के रूप में समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। जी यह पुस्तक हमारी और हमारी बिटिया के व्यक्तिगत यात्रा और अनुभवों से प्रारंभ होती है। एक मानसिक दिव्यांग बालिका के अभिभावक के रूप में हमने उन चुनौतियों, संघर्षों और अनिश्चितताओं का सामना किया है जो ऐसे बच्चों के माता पिता को रोज झेलनी पड़ती। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच हमने प्यार, धैर्य और अविश्वसनीय शक्ति के पल भी देखे हैं जो हमें और बच्चों को आगे बढ़ाते रहे हैं। अनामिका जी, इस पुस्तक में 12-13 ऐसे सेवाभावी अभिभावक हैं, उनकी कहानियां हैं जिन्होंने अपने बच्चों के विकास के साथ साथ अन्य बच्चों के विकास की भी चिंता की। इन बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए उन्होंने संस्थाएं खोल दी। इस पुस्तक की कहानियां केवल माता पिता के अनुभवों को ही नहीं दर्शाती, बल्कि उन बच्चों की भी है जिन्होंने अपनी विकट परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का हौसला दिखाया है। इस पुस्तक का उद्देश्य उन माता पिता की कठिनाइयों, चुनौतियों और अनुभवों को साझा करना है जो मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। इस यात्रा में वे जिन परेशानियों का सामना करते हैं, जिन भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरते हैं और जिस प्रकार वे अपने बच्चों के विकास में योगदान देने के लिए नए नए तरीके विकसित करते हैं, उन सभी पहलुओं को इस पुस्तक के माध्यम से उजागर किया गया है। यह पुस्तक उन परिवारों को मंच प्रदान करती है जो मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। साझा किए गए अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। साथ ही यह समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास है ताकि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी समझ और संवेदनशीलता में वृद्धि हो। इस पुस्तक में विशेषज्ञों के सुझाव भी हैं जो मानसिक दिव्यांगता से जुड़े बच्चों की परवरिश में सहायक हो सकते हैं। मेरा मानना है कि यह पुस्तक न केवल उन माता पिता के लिए उपयोगी सिद्ध होगी जो इस प्रकार के अनुभवों से गुजर रहे हैं, बल्कि उन शिक्षकों, चिकित्सकों और समाज के अन्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण संसाधन है जो इन बच्चों के विकास और समावेश के लिए काम कर रहे हैं। अनामिका जी, यह पुस्तक केवल लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, वरन इसे पढ़कर प्रेरणा देने और प्रेरणा लेने के लिए है। यह पुस्तक केवल विशेष बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए ही उपयोगी नहीं है, वरन शेष बच्चों और शेष अभिभावकों के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। मानसिक दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों के अनुभव पढ़कर समाज में दिव्यांगता के प्रति समझ और सहानुभूति का विकास होगा। लोग यह समझ पाएंगे कि दिव्यांगता केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी हो सकती है और इसे लेकर परिवारों को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह पुस्तक मानसिक दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों के संघर्षों, मुश्किलों और उनके प्रयासों का संग्रह है। इससे सामान्य जनों को यह प्रेरणा मिलेगी कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी साहस और उम्मीद को बनाए रखना चाहिए। यह पुस्तक अभिभावकों की परिश्रम, समर्पण और प्रेम को उजागर करती है जो सामान्य जनों के लिए एक आदर्श हो सकता है। इसके माध्यम से लोग जान सकेंगे कि मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए कौन कौन सी विशेष देखभाल, समर्थन और संसाधन आवश्यक है
और इसे समाज में किस तरह बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। द स्पेक्ट्रम अवेयरनेस प्रोजेक्ट द्वारा हर सप्ताह इन अभिभावकों की यात्रा के बारे में फेसबुक पर एक लाइव प्रोग्राम किया जाता है। इस हेतु स्पेक्ट्रम अवेयरनेस की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। बाद में यह प्रोग्राम एक दुनिया ऐसी भी यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट किए जाते हैं। एक विशेष बात और यह है कि इस पुस्तक से होने वाला लाभ इन बच्चों के हितार्थ संस्थाओं को या बच्चों को किया जाता है, ताकि इन बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए इसका उपयोग किया जा सके। पुस्तक फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है और मुझे 9406616927, फिर से बोलता हूँ धीरे धीरे, 9406616927 पर फोन कर भी प्राप्त की जा सकती है। जी सर, आपने बहुत सही कहा है। बट सर, मेरे मन में एक ये प्रश्न आ रहा है कि हर काम को करते वक्त कुछ ना कुछ चुनौतियां जरूर आती हैं। तो यह बताइए कि आपको इस पुस्तक को लिखने और प्रकाशित करने के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उन्हें कैसे पार किया? अनामिका जी, पुस्तक लिखने का विचार तो 25 वर्ष पुराना था। सबसे बड़ी चुनौती तो समय की थी। ऑफिस कार्य की व्यस्तता, प्रख्या की देखभाल आदि में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। पिछले वर्ष जून में प्रण लिया कि इस काम को इस वर्ष पूरा करना ही है। चूंकि पुस्तक हिंदी भाषा में लिखी जानी थी, इसलिए मैंने हिंदी के देश के हिंदी के जितने भी बेल्ट थे के राज्य हैं, उनको मानसिक दिव्यांग के क्षेत्र में जो कार्य करने वाली संस्थाएं हैं और जो व्यक्ति हैं, उनके नाम, पते, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर एकत्रित किए। इसके लिए नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, परिवार एवं परिचित अभिभावकों का सहयोग लिया। लगभग 250 फोन नंबर और ईमेल आईडी इकट्ठी कर लिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मैंने सभी को ईमेल किए, व्हाट्सएप किए, फोन किए। 15 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 15 दिन बाद फिर मेल, व्हाट्सएप, फोन किए, फिर भी नतीजा 0। रूटीन बना लिया हर 7 दिन में रिमाइंड कराने का। कुछ लोग नाराज हो गए, कुछ ने मेरा नंबर और ईमेल ब्लॉक कर दिया। 1.5 महीने तक कोई हलचल नहीं हुई। निराश हो गया, लगा शायद पुस्तक लिखने का सपना अधूरा रह जाएगा। फिर अचानक 24 अगस्त 2024 को सीमा आप्टे की एक रचना प्राप्त हुई, निशक्त शीर्षक से। मैं खुशी से झूम उठा और ठान लिया कि पुस्तक तो लिखनी ही है, चाहे जो भी हो जाए। मैंने अभिभावकों से बात करना प्रारंभ किया, उनसे उनकी यात्रा के बारे में न लिखने के पीछे कारण जाने। कारण जो चर्चा में सामने आए उसमें मुख्य तो यह कि अधिकांश अभिभावक लेखक नहीं है। कैसे लिखे, क्या लिखे, समझ नहीं आ रहा था। दूसरा, अधिकांश अभिभावक यह स्वीकार करने में झिझकते हैं कि उनका बच्चा मानसिक दिव्यांग है। तो ऐसे में समाज के सामने अपने जीवन के कठिनतम पलों को रखने की ताकत हर किसी में नहीं होती है। कुछ अभिभावकों का मानना था कि हमने लिख भी दिया तो उससे फायदा क्या होगा। कुछ ने समय की कमी कारण बताया। मैंने अभिभावकों से 2-2, 3-3 बार बात की और उनकी हर शंका का समाधान किया। जिनके पास समय नहीं था, मैंने उन्हें कहा हर दिन 4-4 लाइन वॉइस टाइपिंग करके भेज दो, अंतिम रूप मैं दे दूँ। कुछ अभिभावकों ने 4-4 लाइन दिन में 3-4 बार 10-12 दिन तक भेजी और आर्टिकल फाइनल कर लिया। एक डॉक्टर के पास समय की कमी थी। वॉइस टाइपिंग करने में मात्राओं की गलती हो जाती था। वो वॉइस टाइपिंग करके देने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उनको कहा आप घर से क्लिनिक जाते समय या क्लिनिक से घर लौटते समय ऑडियो रिकॉर्डिंग कर भेज। 5 दिन तक दिन में 2 बार उनकी रिकॉर्डिंग आती थी। मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग से टाइपिंग की और उनका आर्टिकल पूरा किया। अनामिका जी, पूरे महीने 7 दिन 24 घंटे दिमाग में एक दुनिया ऐसी भी घूमती रहती थी। रंजना तो कहने लगी आपने तो एक अपनी अलग ही दुनिया बना ली, आपकी एक दुनिया के अलावा कोई दुनिया है ही नहीं। अक्टूबर के अंत तक 50 आर्टिकल हो गए। अगली चुनौती थी प्रकाशक तलाशने की। 1-2 प्रकाशकों से बात की, परंतु उनकी लागत ज्यादा होने के कारण मैंने स्वयं प्रकाशक होने का निर्णय लिया। पुस्तक के लिए मैंने स्वयं ISBN लिया। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती प्रूफ रीडिंग की थी। इसके लिए बाल पत्रिका देवपुत्र के प्रमुख संपादक श्री गोपाल जी माहेश्वरी का सहयोग मिला। रंजना ने प्रूफ रीडिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया और सबसे ज्यादा बार किताब यदि पढ़ी है तो रंजना ने पढ़ी। उसने लगभग 8-10 बार उस किताब को पढ़ा। फिर सभी के प्रयासों से, अभिभावकों के सहयोग से 15 दिसंबर 2024 को विमोचन हो गया और एक सपना पूरा हुआ। जी सर। सर, आपका सफर बहुत ही इम्तिहान भरा था, बट लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पुस्तक के धन्यवाद। लिए। और सर, मुझे इससे 2 पंक्तियां याद आ गई कि जीवन एक सफर है, इसमें मिलते हैं कई इम्तिहान, डरना नहीं लड़ना है बस यही अपना काम। तो आपने बस यही किया। बहुत प्रेरक लाइन है। जी सर।
रविंद्र जी, आपकी और इस पुस्तक को लिखने वाले हर माता पिता तथा केयर गिवर्स की इस पुस्तक से क्या उम्मीदें हैं? अनामिका जी, सबसे पहली उम्मीद तो उस परमपिता परमात्मा से है जिन्होंने हमें सक्षम मानकर इन बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी सौंपी। पर अधिकांश अभिभावक इस जिम्मेदारी को निभाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। परमात्मा हमें शक्ति दे ताकि हम दिया गया दायित्व अच्छे से निभा सकें। इसी भाव को लेकर पुस्तक प्रारंभ करने से पहले मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है, जो इस पुस्तक का हिस्सा भी है। अनामिका जी, यदि आपकी अनुमति हो तो ये प्रार्थना दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। धन्यवाद अनामिका जी। हे प्रभु, हमें शक्ति दो। हे प्रभु, हमें शक्ति दो। हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो। दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदले हम। दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदले हम। हर बच्चे को आत्मनिर्भरता की शक्ति दो। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर वरदान करो। उनके जीवन को सक्षम और आसान करो। सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ। सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ। स्वीकार्यता का सच्चा एहसास दिलाओ। जो नजरे करे तिरस्कार, उन्हें ज्ञान दो। जो नजरे करे तिरस्कार, उन्हें ज्ञान दो। दया नहीं सम्मान करे, इसका भान दो। हे प्रभु, हमारी विनती स्वीकार करो। दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो। दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो। दुनिया के झंझावत हमें न डिगाए। दुनिया के झंझावत हमें न डिगाए। हर कदम पर ऐसा संबल दो। सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु। सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु। मुश्किलों में भी आनंद का भान दो प्रभु। अनामिका जी, अधिकांश अभिभावकों का अनुभव रहा है कि उन्हें अपने बच्चों की प्रगति के लिए परिवार और समाज से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। सामान्य परिवार अपने बच्चों को इन बच्चों से दूर रखते हैं। समाज के अधिकांश लोग सिर्फ यह कहकर सांत्वना दे देते हैं कि भगवान ने इस बच्चे की परवरिश के लिए आपको चुना है और आप इनकी अच्छी देखभाल करने में सक्षम हैं और आपके घर पर यह बालक अच्छे से रह पाएगा। हम चाहते हैं कि समाज इस पुस्तक को पढ़े, हमारी और हमारे बच्चे की दुनिया को समझे, हमें तिरस्कृत नहीं करे। हम भी सम्मान के अधिकारी हैं। अनामिका जी, लगभग सभी अभिभावकों की चिंता रहती है कि हमारे बाद इन बच्चों का क्या होगा। इस दिशा में समाज और सरकार को विचार करना चाहिए तथा सर्व सुविधा युक्त आवास इन बच्चों के लिए खोले जाना चाहिए। इंदौर में सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज ने इस तरह के प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, जिसमें इन बच्चों के लिए आजीवन रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। अभी वहाँ 12 बच्चे हॉस्टल में हैं। ऐसे प्रयास संस्थाओं के साथ साथ समाज भी करे तो कुछ हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। माता पिता और केयर गिवर्स के साथ साथ इन बच्चों के भी मनोभाव है जो इस पुस्तक में दिए गए हैं। मैं भी इसे भी सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है मैं निशक्त नहीं, और ये मैंने मेरी बिटिया प्रख्या के मनोभाव पर आधारित लिखी है। उसके इन बच्चों के और उसके क्या मनोभाव हैं। कोई सशक्त है, कोई निशक्त है। कोई भक्त तो कोई अभक्त है। कोई सशक्त है, कोई निशक्त है। कोई भक्त तो कोई अभक्त है। माना मैं सशक्त नहीं पर निशक्त भी तो नहीं। थोड़ी अलग हूँ पर कमजोर तो नहीं। मेरा मन है स्वतंत्र, मेरे सपने हैं विशाल। मेरा मन है स्वतंत्र, मेरे सपने हैं विशाल। दुनिया की सोच में मैं नहीं हूँ बेमिसाल। मैं हूँ एक कहानी अनकही अधूरी। मैं हूँ एक कहानी अनकही अधूरी। दुनिया ने समझा मैं हूँ बस मजबूरी। मैंने हर चुनौती स्वीकारी है। दुनिया की हर बाजी नहीं मैंने हारी है। दुनिया की हर बाजी नहीं मैंने हारी है। क्यों किसी से तुलना करते हो, तुलना कर कर कुड़ते हो। क्यों किसी से तुलना करते हो, तुलना कर कर कुड़ते हो। मेरी क्षमता को पहचानो तुम, उसको कम मत आंको तुम। मैं जितना भी कर लेती हूँ उतना तो मानो तुम। मैं जितना भी कर लेती हूँ उतना तो मानो तुम। कभी चुप्पी में छिपा, कभी हंसी में छुपा। मेरे इरादों की गहराई में कोई न मुझको समझा। तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो मेरे अपने हो, मुझको तो समझो तुम। मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं सहकार चाहिए। मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं सहकार चाहिए। हर मेरी सफलता पर फूलहार नहीं, बस प्यार और प्यार चाहिए। हर मेरी हर सफलता पर फूलहार नहीं, बस प्यार और प्यार चाहिए। गर भावनाओं को समझोगे तुम, गर भावनाओं को मेरी समझोगे तुम। क्षमता में मेरी कमी नहीं पाओगे तुम। तब मैं निशक्त नहीं जानोगे तुम, मैं निशक्त नहीं मानोगे तुम। अनामिका जी, संक्षेप में कहा जाए तो हर माता पिता और केयर गिवर्स की यही उम्मीद है कि समाज का हर व्यक्ति इन बच्चों को जैसे भी हैं स्वीकारें और समाज हितैषिता का संकल्प लें। जी जी सर। सर, बहुत ही भावुक कविता आपने सुनाई सर। धन्यवाद। और प्रार्थना भी जो सुनाया सर, बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं जी। खुद भी बहुत भावुक हो गई हूँ आपकी कविता सुनकर।
सर आखिर में मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आप श्रोताओं और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं। अनामिका जी, भारत जैसे बहुभाषी देश में जहाँ विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, वहाँ एक भाषा जो पूरे देश में सबसे अधिक बोली जाती है वह है हिंदी। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का सम्मान दिया है। हम सभी को अपनी मातृभाषा राजभाषा हिंदी के प्रति गर्व और सम्मान करना चाहिए और इसे अपनी पहचान का हिस्सा मानना चाहिए। अपनी दैनिक गतिविधियों और संवादों में हिंदी भाषा का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए, खासकर तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्र में। हिंदी के प्रयोग और प्रचार प्रसार से न केवल भाषा का विकास होता है, बल्कि यह समाज में राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करती है। युवा पीढ़ी को हिंदी के महत्व से परिचित कराना चाहिए ताकि यह भाषा न केवल संरक्षित रहे बल्कि इसे आगे बढ़ाया जा सके। अनामिका जी, आजकल बोलचाल की हिंदी भाषा में कुछ अवांछित शब्द आ गए हैं, जैसे कहा जाता है वो तो बहुत घाघ है। ये घाघ शब्द हिंदी का बहुत प्रचलन में आ रहा है। इसका अर्थ चालाक, कपटी और धूर्त से लिया जाता है। पर शायद आपको याद होगा, घाघ भारत का एक बहुत बड़ा मौसम वैज्ञानिक था। मौसम के संबंध में घाघ और भंडारी की कहावतें बहुत प्रसिद्ध है। 2-4 कहावतें तो मुझे याद भी है, जैसे पानी बरसे आधे पूस, आधा गल्ला आधा भूस। आधे पोस में यदि वर्षा होती है तो रबी का दाना छोटा होता है और आधा भूसा निकलता है, अर्थात पैदावार अच्छी नहीं होती है। ये कहावत और है, पूरब धनहुई पश्चिम भानु, कहे गाघ बरकब जलियान। यदि शाम को पूर्व दिशा में इंद्रधनुष उगे तो घाघ बताते हैं कि वर्षा की झड़ी लगेगी। तो इस तरह की कई सारी कहावतें घाघ की है, परंतु घाघ शब्द का इस्तेमाल हिंदी में अलग तरीके से किया जाता है। एक दूसरा शब्द झंडू का ज्यादा प्रचलित में है। कहते हैं वो तो बहुत झंडू है, मतलब ना समझे, कुछ समझता ही नहीं है। जबकि भारत में झंडू एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवाई बनाने की कंपनी है जो 1910 से काम कर रही है। तो ये शब्द हिंदी में क्यों और कैसे आए ये तो पता नहीं, पर हमें ऐसे शब्दों के उपयोग करने से बचना चाहिए ताकि इसकी समृद्धता बनी रहे। हिंदी हमारी राष्ट्रीय पहचान है, सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक है और इसके संरक्षण और प्रसार में सबकी भागीदारी आवश्यक है। सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यही एक संदेश है। जी सर, बहुत सही कहा सर आपने, और आपने इतने विस्तार से हमें इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। एक दुनिया ऐसी भी किताब हिंदी भाषा में फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। इसका लिंक इस ऑडियो के विवरण में दिया गया है। एक बार फिर से दानिश जी, रेडियो उड़ान एक दुनिया ऐसी भी के लेखकों का हार्दिक आभार और टीम स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट की ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद अनामिका जी। एक दुनिया ऐसी भी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक दुनिया को अपने चैनल पर एक स्थान दिया और उसका नाम सब लोगों को पता चले और उससे सब लोग लाभान्वित हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्ते। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025, हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की।